हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं दानिश खान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो आपको दिख रहा है क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका मैं चैप्टर नंबर 1 से आप लोगों को पूरा कोर्स करवाने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, एक एक टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर ग्रेविटी ई लर्निंग प्रोग्राम के चैनल पर करने वाले हैं। ठीक है, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा आप लोगों का। ठीक है, तो 12th की फिजिक्स हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 के बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट नंबर 1 में हम लोग स्थिर वैद्युति के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है। जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था भौतिक जगत, उसमें हम लोगों ने जाना था कि फिजिक्स को कैसे डिवाइड करके पढ़ना है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हमने कहा था कि जैसे मैकेनिक्स यांत्रिकी फिजिक्स की एक शाखा है, एक भाग है, ठीक उसी प्रकार से स्थिर वैद्युतिकी भी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो सुनना, तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। आवेश के बारे में भी अपन बात क्लियर करेंगे, लेकिन बता दूं स्थिर आवेश का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर आवेश कैसा रहेगा आपका? बिल्कुल स्थिर रहेगा। मतलब यूनिट 1 के अंदर हमारा जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन को जानते हो नहीं जानते हो, है ना? तो अपना जो आवेश है वो बिल्कुल क्या रहने वाला है? आपका स्थिर रहने वाला है, गति नहीं करने वाला है। ठीक है, और फिर यूनिट नंबर 1 में जो आपके कितने चैप्टर है? 1 2 3 4, कितने चैप्टर बनते हैं? 4 चैप्टर है। ये चारों चैप्टर किसके अंदर आएंगे? यूनिट नंबर 1 में स्थिर वैद्युतिकी। मतलब इन चारों चैप्टरों में आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर आपका आवेश स्थिर रहेगा, गति नहीं करेगा। चैप्टर 5 से गति करेगा। ठीक है, चैप्टर 5 से आपका आवेश गति करेगा। चैप्टर 4 तक 1 2 3 4 तक आपका आवेश क्या रहने वाला है? स्थिर रहने वाला है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है आपका विद्युत क्षेत्र। चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर पहुंचे हम, उससे पहले हम समझ लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन कैसे देंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन हम देंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, फिर इस स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 1 लेके आते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या लेके आते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो देखना, ठीक है, विद्युत क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र तक पहुंचे उससे पहले हम बात करते हैं आवेश की। अभी हमने बोला अपना आवेश का रहेगा, स्थिर रहेगा, लेकिन आवेश क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन आवेश की, जिसे इंग्लिश में अपन चार्ज बोलते हैं। आवेश की चर्चा कर लेते हैं, आपका आवेश क्या है। ठीक है, तो आवेश आपका किसी वस्तु का वह गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, आवेश क्या है? किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है या उसका अनुभव किया जाता है। जैसे कि ये आवेश रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखा, तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगा? विद्युत क्षेत्र। यदि ये रखा हुआ है तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगा? विद्युत क्षेत्र। यदि ये चलने लगा तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो समझने वाली बात है कि आवेश, अब आवेश को अपन को 4 चैप्टर में तो कैसे रखना है? स्थिर रखना है। और यदि आवेश स्थिर है तो केवल क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। यदि आवेश क्या है? स्थिर है, तो आपके क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। यदि आवेश क्या है? गतिशील है। यदि आवेश कैसा है? गतिशील है, तो विद्युत क्षेत्र प्लस
चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे, बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये हम लोग चैप्टर 5 के बाद पढ़ना। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केवल विद्युत क्षेत्र। अपने चैप्टर का नाम भी क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो आवेश वस्तु का, आवेश की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का भी नाम ले लिया मैंने यहाँ पर, यदि वो गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है या इसका अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, तो आवेश आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं आवेश की संकल्पना की तरफ कि आवेश की संकल्पना कैसे दी जाती है। आवेश की संकल्पना, तो आवेश की संकल्पना को समझने के लिए देखना, मैं यदि यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक आप सभी जानते हो कितना होता है, 11 होता है। यदि मैं यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो क्या आएगा, पहले कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 10 हो गए। तीसरे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ठीक है, तो अब ये सोडियम क्या है, अभी अस्थायी है। सोडियम क्या है, अस्थायी है। ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या क्या कर सकता है ना, क्या क्या जतन कर सकता है, ये 2 काम कर सकता है यहाँ पर। तो 2 काम क्या क्या कर सकता है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो भी बाह्यतम कोश में 8, इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो भी बाह्यतम कोश में कितने बचने वाले, 8 बचने वाले। तो इसके लिए आसान क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना। समझ रहे हो ना आप, क्या आसान होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो ये क्या करता है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। लो साहब, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर सोडियम +1। 1 इलेक्ट्रॉन गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन के जाने से इस पर धन आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, धन आवेश। समझ लो आवेश की बात कर रहे हैं अपन, आवेश कैसे बनता है, आवेशन कैसे होता है ये समझाने जा रहा हूँ ना। फिर अभी अपन आवेशन को भी अच्छे से, तो इस पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा इसलिए 1 आ गया, त्यागा इसलिए प्लस आ गया। बहुत बढ़िया बात है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आया, 2 और 8। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो धनावेश, तो इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश बनता है, धनावेश बनता है। बात समझ आ गई, इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश बना, आपका धनावेश बना। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं और प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। हमने यहाँ पर काम कैसे किया है, इलेक्ट्रॉनों से किया है। समझना अभी थोड़ी देर बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने। फिर बात कर लेते हैं हम इसी प्रकार क्लोरीन की। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17 और प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 17। इसका यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो पहले कोश में 2 पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 और तीसरे कोश में 7 हो गए ना 17। 8 2 10 और 7 17। तो अब ये भी क्या है, अस्थायी। ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या ये 7 इलेक्ट्रॉनों को त्यागे। अब जल्दी से बताओ, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। अरे 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, आसान है इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की तुलना में। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा तथा स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl-1। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, खा गया है ना, तो क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा, भिखारी बन गया है। तो क्या आ गया इसके ऊपर, ऋण आ गया -1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 8 और ये 8। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि। यहाँ से तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया था तो इलेक्ट्रॉन क्या आ गई थी, कमी। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि। और इलेक्ट्रॉन की जब वृद्धि होती है तो क्या बन गया आपका, ऋणावेश। बहुत बढ़िया, क्या बन गया, ऋणावेश। तो इस प्रकार अपन ने समझा धनावेश कैसे बना, इस प्रकार अपन ने समझा ऋणावेश कैसे बना। ठीक है, तो यहाँ पर हम साफ साफ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश का निर्माण होता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश का निर्माण होता है, वह इलेक्ट्रॉन की अधिकता या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण ऋणावेश का निर्माण होता है। यह आवेश की संकल्पना है। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, किसी भी परमाणु में यदि किसी भी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को यदि त्यागा जाता है तो उस पर धनावेश, व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है,
अब एक और बात यहाँ पर समझना नोट पॉइंट में, ठीक है, समझ रहे हो, एक नोट पॉइंट में समझना। आपने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, दो चीजें थी। अरे परमाणु के अंदर तो न्यूट्रॉन भी होता है, होता नहीं होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो यहाँ पर अपन ने जो आवेश की संकल्पना को समझा वो किन चीजों से समझा, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन से। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन द्वारा ही दी जाती है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन द्वारा नहीं। क्यों, प्रश्न बन गया, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन द्वारा दी जाती है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्वारा नहीं। क्यों, तो इस चीज को समझना, ये इंपॉर्टेंट है, तो समझने की कोशिश करना। तो आपका जो आवेश है, कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु है, ये परमाणु मान लिया, इसके अंदर मान लो आपके पास में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कोई ऐसा परमाणु है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। क्यों नहीं देता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा आवेश की संकल्पना, ऐसे समझा रहा हूँ, समझना। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक इसी प्रकार प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार न्यूट्रॉन का आवेश कितना होगा, 0। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। यहाँ एक चीज और समझना, इस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं अपन। यहाँ जाएगा -e कूलम और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह +e कूलम। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। मतलब कि एक आवेश को, मतलब कि ये एक जो था ना, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है साहब। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, E है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 6e। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, माइनस, ऋण आवेश। बहुत बढ़िया। प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन भी 6 है, एक प्रोटॉन का आवेश कितना है, +e, और कितने हैं, 6। ये हो गया 6। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना है, 0। टोटल कितना हो जाएगा, 0। सबको ऐड करो, टोटल आवेश कितना आ गया, 0 आ गया। टोटल आवेश कितना आ गया, 0 आ गया। अब बात कर लेते हैं, टोटल आवेश उदासीन है अभी परमाणु, अब इसको आवेशित कर रहे हैं अपन, इस परमाणु को। तो इस परमाणु को दो प्रकार से, अपन ने क्या बोला कि प्रोटॉन से करके देखते हैं सर इस बार आवेशित। अपन जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की कमी और वृद्धि कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से प्रोटॉन की कमी और वृद्धि भी तो कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो 6 इलेक्ट्रॉन रहने दो माइनस में, लेकिन प्रोटॉन में क्या कर देते हैं अपन, एक प्रोटॉन की कमी कर देते हैं, माना कि 5 ही बचे, ये 5 ही बचे प्लस के, और ये तो 0 है ही सही। तो कितना आएगा, -1 आ गई ना। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो गई, इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई, वृद्धि, आवेशित तो हो गया है, परमाणु आपका आवेशित हो गया। ठीक जिस प्रकार से यहां पर हुआ था, यहां पर उसी प्रकार से यहां पर भी आपका आवेशित तो हो गया। लेकिन एक बात समझने, न्यूट्रॉन तो 0 है, इसमें तो कमी और वृद्धि कुछ भी कर दो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब कि न्यूट्रॉन से तो आवेशित आपका नहीं होने वाला, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अपन ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश, कोई चार्ज नहीं होता। बात समझनी है अपन को प्रोटॉन की, कि प्रोटॉन की कमी और वृद्धि करने से भी तो आवेशित हो रही है। तो प्रोटॉन की कमी और वृद्धि अपन ने क्यों नहीं की, तो इसलिए नहीं की क्योंकि ये परमाणु हैं, और आपके जानते हैं हम लोग प्रोटॉन सभी कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। और प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं, और इसके मध्य प्रोटॉन प्रबल नाभिकी बल पाया जाता है। हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा है, मूल बल होता है, प्रबल नाभिकी बल बहुत ज्यादा होता है ये। इस वजह से हम कह देंगे इसके मध्य प्रोटॉन नाभिकी, कौन सा, प्रबल नाभिकी बल पाया जाता है। एक पॉइंट तो अपन ने क्या लिखा कि प्रोटॉन प्रबल नाभिकी बल के कारण, अरे यहां से अपन को प्रोटॉन को त्यागना होगा, छोड़ेगा ही नहीं, दूसरा प्रोटॉन इसको पकड़ के रखेगा, प्रबल नाभिकी बल से इसको छोड़ेगा ही नहीं, तो अपन उसको त्याग ही नहीं पाएंगे, है ना। या फिर वो दूसरे प्रोटॉन को आने ही नहीं देगा, उसके पास में जो प्रोटॉन वहां पर है दूसरे प्रोटॉन को आने ही नहीं देगा, तो वहां पर वृद्धि भी नहीं हो पाएगी, तो आप लोग ऐसे आवेशित नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, प्रबल नाभिकी बल के, प्रबल नाभिकी बल की वजह से। ठीक है, एक बात तो ये होगी, एक नोट पॉइंट ये लिख सकते हो। दूसरा नोट पॉइंट, जो
मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना होता है। यहाँ लिख देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना अधिक होता है। ध्यान रखना, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसको त्यागने में, ग्रहण करने में दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉन की तुलना में। तो दो कारण बताए हम लोग आवेश की संकल्पना प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के आधार पर क्यों नहीं देते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों देते हैं। क्लियर होगी ना बात। मैं आपको यहाँ पर PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने नोट्स बना सकते हो। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप लोग इसको पुश करो और अपनी कॉपी में लिखना चालू करो, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट लगाएंगे हम लोग आवेश के प्रकार, ठीक है। वैसे तो आप लोग समझ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से तो ऋणावेश और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से काय का निर्माण होता है, धनावेश। दो हो गए है ना। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश, ठीक है। एक धनावेश और एक ऋणावेश, दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। तो अब एक पॉइंट समझेंगे हम, सजाती आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजाती आवेशों में आकर्षण, ठीक है। एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हैं, सजाती आवेशों में प्रतिकर्षण व विजातीय आवेशों में आकर्षण। तो एक प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक प्रयोग करते हैं, हमने यहां पर एक धन आवेशित छड़ को लटका दिया, किस छड़ को लटका दिया, धन आवेशित छड़ को लटका दिया। अब इस धनावेशित छड़ के पास हम एक और धनावेशित छड़ लेकर आते हैं, ठीक है। मतलब कि यदि यहाँ ऋणावेशित छड़ लटकाते तो कौन सी छड़ लेकर आते, ऋणावेशित छड़ लेकर आते। समान आवेश लेकर आना है हमको पास पास। जब समान आवेशों को पास पास लाया जाता है तो क्या देखने को मिला, जब इस धनावेशित छड़ के पास एक अन्य धनावेशित छड़ को लाया गया तो ये धनावेशित छड़ इससे दूर भागती है ना, डरती, इससे दूर भागती है। अर्थात हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर प्रतिकर्षण महसूस हो रहा है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, प्रतिकर्षण देखने को मिल रहा है। यदि यहाँ ऋणावेश है और यहाँ पर भी ऋणावेशित छड़ लाए तो भी हमको प्रतिकर्षण ही देखने को मिला। क्या देखने को मिला यहाँ पर हमको, प्रतिकर्षण। ठीक इसी प्रकार यदि इसी का उल्टा हम लोग यहाँ पर धन आवेशित छड़ के पास, ये छड़ कैसी है, धन आवेशित है, इसके पास यदि ऋणावेशित छड़ को लेके आते हैं, या यहाँ ऋणावेशित छड़ लटकाई तो उसके पास धनावेशित छड़ को, विपरीत आवेश को जब पास लाते हैं, क्या कह रहा हूं, विपरीत आवेश को जब पास लाते हैं तो हमने क्या देखा, ये छड़ इसकी ओर आकर्षित होती है, ये छड़ इसकी ओर आकर्षित खींची चली आती है ना। मतलब कि हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला, आकर्षण देखने को मिला। हमको यहाँ पर तो प्रतिकर्षण देखने को मिला और यहाँ पर आकर्षण देखने को मिला। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकले, यहाँ से ये निष्कर्ष निकले, समान समान आवेश, इनको हमने कहा सजातीय आवेश। ठीक है, समान समान आवेश सजातीय, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, लेकिन क्या होना चाहिए, समान आवेश। जब समान आवेश को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो उन दोनों में प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। उन दोनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। अर्थात जब असमान आवेशों को, असमान बोले तो विजातीय आवेशों को, जब विजातीय आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो उनके मध्य आकर्षण देखने को मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पर आपके नोट्स आ रहे होंगे, वीडियो को पुश करो और उसको अपनी कॉपी में लिखना चालू करो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, आवेशों के
क्वांटमीकरण का सिद्धांत। जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो वो क्वांटा के रूप में होती है, ना कि सतत रूप से होती है। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ आप लोग को कैसे, बहुत ही आसान तरीके से, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये आपका सोडियम था, इस सोडियम को आप सोडियम प्लस बना रहे थे, तो यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा था नहीं हो रहा था? ठीक, यह आपका क्लोरीन था, आप इसको Cl-1 बना रहे थे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था, तो आपकी ये रिएक्शनें कंप्लीट हो रही थी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करा और इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा। क्या आपने यहाँ पर देखा कि क्या इसने आधा इलेक्ट्रॉन त्यागा या आधा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा? देखा क्या? या 3/2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया या 3/2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया? नहीं देखा ना। तो यहाँ पर मतलब कि कोई भी वस्तु आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन को 1, 2, 3 ऐसे क्वांटा के रूप में त्यागती या ग्रहण करती है, ना कि सतत रूप से क्या हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3 इस रूप से ग्रहण कर रही है क्या? आधा इलेक्ट्रॉन, सवा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं कर रही है ना। वो कैसे ग्रहण और त्याग कर रही है? एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रही है या एक इलेक्ट्रॉन का त्याग, या फिर डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग या 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, मतलब कि क्वांटम रूप में आवेशित हो रही है वस्तु। ठीक है ना। तो आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत यही कहलाता है। यही क्या कहलाता है आपका? आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहलाता है। तो समझना, तो यहाँ पर आपने यदि कोई वस्तु को आवेशित करा, है ना, धन आवेश की बात कर रहे हैं हम लोग, आवेशित करा तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, उस पर आवेश किस हिसाब से आएगा? उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या कर दें हम लोग? गुणा कर दें। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या कर दें हम लोग? गुणा कर दें। तो यहाँ पर Q बराबर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे प्रदर्शित करें हम? N से प्रदर्शित करें, या इलेक्ट्रॉन का आवेश को कैसे प्रदर्शित करें? E से प्रदर्शित करें। तो सूत्र क्या बनेगा? Q बराबर N × E। यहाँ पर प्लस माइनस ग्रहण करने या त्यागने को प्रदर्शित कर, ठीक है, ग्रहण कर रहा है या फिर त्याग रहा है। उस पर धनावेश आ जाएगा यदि वो त्यागेगा, उस पर ऋणावेश आ जाएगा यदि वो ग्रहण करेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर प्लस और माइनस ले लिया हमने। Q बराबर प्लस माइनस क्या बना आपके पास में? Ne। यहाँ पर E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले पिछली उसके अंदर मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर किया था। और इलेक्ट्रॉन की संख्या N, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। यहाँ जो N है वो क्या है? 1, 2, 3 ... क्वांटम के रूप में 1 या 2 या 3, आधा या ढाई, 1.5 ग्रहण या त्याग नहीं रहा है। तो ये Q बराबर N ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके आगे तक काम आने वाला है। हर जगह हम Q बराबर N ही लेने वाले हैं, ठीक है। Q की जगह क्या ले लेंगे? N × E। ये सूत्र आगे बहुत जगह काम आता है। कैसे आया ये? आवेशों के क्वांटमीकरण के सिद्धांत से। इसकी थ्योरी आप लोग को साइड में दिख रही है, आप लोग वीडियो पुश करके इसको आसानी से लिख सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन। ठीक है, आवेशित करते हैं अपन किसी वस्तु को, तो उसके द्रव्यमान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो ये आपकी उदासीन वस्तु, कौन सी वस्तु हो गई आपकी? उदासीन हो गई। अब इसमें से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है उदासीन वस्तु तो क्या बनता है? धनावेश का निर्माण होता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो काय का निर्माण होता है? ऋणावेश। एक बोल लो, दो बोल लो, 1, 2, 3 N इलेक्ट्रॉन, ये लो, यहाँ पर भी लिख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, तो क्या बना आपके पास में? ऋणावेश। और त्याग रही है तो क्या बना? धनावेश। अब इसका द्रव्यमान आपने देखा, मान लो इसका द्रव्यमान कितना है? m0 है। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं हम m2। तो आपको बताना है कि द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, ये तो क्लियर है, लेकिन कितना परिवर्तन हो रहा है? इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान से किस प्रकार भिन्न है, इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान से किस प्रकार भिन्न है, या तीनों का द्रव्यमान समान है।
तो हम क्या कहेंगे कि जब उदासीन परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तब जाके धनावेश बना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, चला गया। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो जो इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ध्यान रखना ये लोग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर कमी आ रही है, वजन की क्या आ रही है, द्रव्यमान की कमी आ रही है। यहाँ पर द्रव्यमान की कमी आ रही है, कितने द्रव्यमान की, यदि एक गया तो एक की, दो गए तो दो की, तीन गए तो तीन की, ठीक है, एन गए तो एन इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान की क्या आ रही है, यहाँ पर कमी आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, धनावेश का जो द्रव्यमान है उदासीन परमाणु के द्रव्यमान से क्या होगा, कम होगा। धनावेश का द्रव्यमान उदासीन परमाणु के द्रव्यमान से क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पर ऋणावेश की बात तो आपको समझ में आई गई होगी, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो जो पहले उदासीन परमाणु का द्रव्यमान था वहां पर और इलेक्ट्रॉन आ गया, और इलेक्ट्रॉन आ गया तो उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और उसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अर्थात ऋणावेश का जो द्रव्यमान है उदासीन परमाणु के द्रव्यमान से क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर है बात। ऋणावेश का जो द्रव्यमान है उदासीन परमाणु के द्रव्यमान से अधिक होता है। तो ये उदासीन परमाणु का द्रव्यमान, ये ऋणावेश का द्रव्यमान और ये धनावेश का द्रव्यमान। सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका, ऋणावेश का, फिर उदासीन का और फिर धनावेश का। तो इस प्रकार से द्रव्यमान में यहाँ पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत को हम लोग क्लियर करते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, जैसे आपके कोई रिएक्शन हो रही है, ये विलगित निकाय में Na+ से Cl- ऐड होकर क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है। सिंपल सी रिएक्शन, Na+Cl- से ऐड होकर क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे किसी विलगित निकाय में चल रही अभिक्रिया या किसी विलगित निकाय में किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया के पूर्व का नेट आवेश, नेट आवेश मतलब आवेशों को बीजगणितीय रूप से अपन को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। किसी विलगित निकाय की अभिक्रिया में अभिक्रिया के पूर्व का नेट आवेश अभिक्रिया के बाद के नेट आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत। लिखना भी अपन को सेम ऐसे ही। तो देखते हैं यहाँ पर अपन, तो अभिक्रिया के पूर्व का नेट आवेश बराबर है अभिक्रिया के बाद का नेट आवेश। तो यहाँ पर देखना, हम लोग देखेंगे अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात, ठीक है। यहाँ पर देखना आपके पास में अभिक्रिया के पूर्व जो धनावेश है वो कितना है, अभिक्रिया पहले इधर की बात कर रहे थे, धनावेश कितना है, प्लस का 1 है, तो ये प्लस का मतलब ऋणावेश, सब कुल की बात कर रहे हैं, है ना। कुल धनावेश, कुल ऋणावेश कितना है, 1 ही, कुल ऋणावेश भी कितना है, 1 है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। कुल आवेश, बीजगणितीय योग की नहीं बोल रहा हूँ, बस कुल आवेश, आवेशों की गिनती कितनी यहाँ पर, 1 और 1 कितनी, 2 है। आप लोग ये चिन्ह नहीं लगाओ तो भी चलेगा, मतलब धनावेश की संख्या कितनी है, 1 है, ऋणावेश की संख्या कितनी है, 1 है, कुल आवेश कितना है, 2 है। यहाँ पर देखो अभिक्रिया के पश्चात कोई आवेश दिख रहा है क्या, धनावेश 0, ऋणावेश दिख रहा है 0, कुल आवेश दिख रहा है 0, ठीक। बात करते हैं अपन कुल नेट आवेश की, यानी कि आवेशों के बीजगणितीय योग की। तो अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश, तो नेट आवेश कैसे करते हैं, +1 -1, बिल्कुल बीजगणितीय योग से, तो +1 -1 कितना आ गया, 0। तो अभिक्रिया के पूर्व नेट आवेश कितना है, 0। अभिक्रिया के बाद कोई आवेश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बाद भी नेट आवेश कितना है, 0 है। तो देखो पूर्व में भी आवेश 0, बाद में भी नेट आवेश 0। यही क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत अपन सिंपल वे में लिखेंगे कि अर्थात किसी विलगित निकाय की अभिक्रिया में अभिक्रिया के पूर्व का नेट आवेश अभिक्रिया के बाद के नेट आवेश के बराबर होता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत।
ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसको आप लोग लिखो या स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल टॉपिक की, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है? सिंपल तरीके से आपको 10वीं क्लास से लेकर, है ना, 10वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत धारा। पढ़ी नहीं पढ़ी? सभी ने पढ़ी। विद्युत धारा क्या होती है आपके पास में? आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, या कह सकते हैं आवेश बटा समय क्या हो गया आपके पास में? विद्युत धारा। ठीक है, समय को इधर ले आता हूं तो आवेश बराबर आपका क्या आएगा? विद्युत धारा इनटू समय। ठीक है, तो यहां से आवेश का जो मात्रक है वो क्या निकल के आया? विद्युत धारा का मात्रक हम लोग जानते हैं एम्पियर, इनटू समय का मात्रक सेकंड। तो ये आवेश का मात्रक यहां से एक तो क्या निकल के आया? सेकंड। ठीक है, आवेश के बारे में किसने बताया था हमको? कूलाम ने बताया था। किसने बताया था? कूलाम ने। तो उनके नाम पर ही आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। या हम लोग इसको कैपिटल सी लिखते हैं। कैपिटल सी क्यों लिखते हैं, स्मॉल सी क्यों लिख सकते हैं? जब भी हम लोग किसी वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक का नाम रखते हैं या मात्रक देते हैं तो उसे हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ क्या आएगा? कैपिटल सी आएगा। तो आवेश का मात्रक क्या आएगा? कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। या आवेश का एक और मात्रक सीजीएस में, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा आवेश का? स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक कितना होता है? स्टेट कूलाम। ये बात आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पर 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक है, ये संबंध भी देख लेना। 1 कूलाम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के। यहाँ पर एक और मात्रक होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना, विद्युत चुंबकीय यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो यहाँ पर 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU के। बहुत सारे मात्रक है आवेश के ना, आप लोग को केवल मेन तो ये वाला याद रखना है, और कभी सवाल वगैरह में आ जाए तो स्टेट कूलाम वाला। और एक और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे होता है। ठीक है, तो ये आवेश के मात्रकों की बात हो गई, जो कि मैंने आपको बारी बारी से सभी क्लियर करा दिया है। आप लोग इसको अच्छे से लिख लो, और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।